हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र सर हिंदी साहित्य में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किन किन विद्वानों ने किया। ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसमें हमने सभी बिंदुओं को सम्मिलित करने का प्रयास किया है। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारशा तासी ने किया। याद रखना, हिंदी साहित्य के जो इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास है वह फ्रेंच विद्वान गारशा तासी ने किया। गारशा तासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदोई एंदोस्तानी रखा। याद रखना, गारशा तासी की पुस्तक का नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदोई एंदोस्तानी। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? फ्रेंच विद्वान गारशा तासी ने, और इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना ग्रंथ लिखा। आगे हम देखते हैं। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। जो है गारशा तासी ने पुस्तक लिखी इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदोई एंदोस्तानी। ये ग्रंथ जो है दो भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। आगे हम देखते हैं। इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदोई एंदोस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। याद रखना, जो तासी की जो पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदोई एंदोस्तानी, इसका द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त है, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार दिया है। याद रखना, गारशा तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों को सम्मिलित किया और इनका विवरण जो है अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार किया है। आगे हम देखते हैं। गारशा तासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के कवि हैं। ठीक है, गारशा तासी की पुस्तक में जो है कुल 738 कवि हैं। इसमें हिंदी के 72 हैं और शेष उर्दू के कवि हैं। आगे हम देखते हैं। हालांकि गारशा तासी कभी भारत नहीं आए, फिर भी उन्होंने फ्रांस में हिंदी उर्दू साहित्य को पढ़ाने और उसका अध्ययन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। याद रखना, गारशा तासी फ्रेंच विद्वान थे और एक कभी भी भारत नहीं आए, फिर भी उन्होंने फ्रांस में उर्दू हिंदी साहित्य को पढ़ाने और उसका अध्ययन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे पेरिस में स्कूल फॉर लिविंग ओरिएंटल लैंग्वेज में इंडोलॉजी के प्रोफेसर थे। आगे हम देखते हैं। गारशा तासी ने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का भी विवरण प्रस्तुत किया है। गारशा तासी हिंदुस्तानी साहित्य के महत्व को स्वीकार करते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे कि गारशा तासी ने भारत के लोकप्रिय उत्सवों का भी विवरण किया है और यह हिंदुस्तानी साहित्य के महत्व को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर बारणे ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन सन 1952 में किया। तो याद रखना, जो गारशा तासी ने पुस्तक लिखी इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदोई एंदोस्तानी, इसका जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर लक्ष्मी सागर बारणे ने। तो डॉक्टर लक्ष्मी सागर बारणे ने तासी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम देखेंगे। तासी पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेतूर एंदोई एंदोस्तानी में एंदोई के लिए हिंदवी माने हिंदी
और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ में प्रयुक्त होता है। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। भाषा काव्य संग्रह की रचना महेश दत्त शुक्ल ने की। मतलब हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। आगे हम देखते हैं शिव सिंह सेंगर उन्नाव जिले के कांथा ग्राम के जमींदार रणजीत सिंह के पुत्र थे। वे पुलिस इंस्पेक्टर थे, लेकिन संस्कृत, फारसी और हिंदी कविता के गहरे अध्येता और कवि थे। तो ये जो शिव सिंह सेंगर हैं, इन्होंने शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना की और इनका जो जन्म है वह उन्नाव जिले में हुआ। और ये जमींदार रणजीत सिंह के पुत्र थे। वे पुलिस इंस्पेक्टर थे और यह संस्कृत, फारसी, हिंदी कविता के गहरे अध्येता और कवि भी माने जाते हैं। शिव सिंह सेंगर ने ब्रह्मोत्तर खंड और शिव पुराण का हिंदी अनुवाद भी किया। आप इसे भी याद रखेंगे, शिव सिंह सेंगर ने जो है ब्रह्मोत्तर खंड और शिव पुराण का हिंदी अनुवाद किया। आगे हम देखते हैं शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ। शिव सिंह सरोज में 838 भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो याद रखना, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ कब लिखा? 1883 में इसका प्रकाशन हुआ और इसमें 838 कवि हैं। शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला भारतीय प्रयास था। शिव सिंह ने वर्ण क्रमानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। याद रखना, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। आगे हम देखते हैं शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कवियों को शिव सिंह सरोज ग्रंथ में कवियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित नहीं किया गया, जिसके कारण इतिहास बोध की कमी दिखाई देती है। तो ये इनकी ग्रंथ की कमियां रही कि इन्होंने कवियों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित नहीं किया। कुछ कवियों के जीवन काल और रचना काल के तथ्य अविश्वसनीय या किंवदंतियों पर आधारित हैं। यह ग्रंथ मुख्य रूप से कवियों और उनकी रचनाओं का संकलन है, जिसमें गहन विश्लेषण या साहित्यिक प्रवृत्तियों का मूल्यांकन नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं शिव सिंह सरोज की भूमिका में लेखक ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य हिंदी कविता की परंपरा को संरक्षित करना और कवियों के योगदान को एकत्रित करना था। ये जो शिव सिंह सरोज ग्रंथ है, यह शिव सिंह सेंगर ने लिखा और इसकी भूमिका में लेखक लिखते हैं कि उनका उद्देश्य हिंदी कविता की परंपरा को संरक्षित करना और कवियों के योगदान को एकत्रित करना था। इस ग्रंथ ने बाद के इतिहासकारों जैसे जॉर्ज गियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्रेरित किया। गियर्सन ने अपने ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में शिव सिंह सरोज के योगदान को स्पष्ट रूप से स्वीकारा है। यहाँ आप दो बातें याद रखेंगे कि शिव सिंह सरोज ग्रंथ की रचना किसने की? शिव सिंह सेंगर ने। और दूसरा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह ग्रंथ जॉर्ज गियर्सन ने लिखा। आगे हम देखते हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, यह बिहारी भाषा के प्रवर्तक भी हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। गियर्सन का जन्म डबलिन आयरलैंड में हुआ था। याद रखना, गियर्सन का जन्म डबलिन आयरलैंड में हुआ था। ये ब्रिटिश शासन के दौरान इंडियन सिविल सर्विसेज के कर्मचारी बनकर भारत में आए।
जॉर्ज गियर्सन एक प्रसिद्ध भाषाविद थे और उन्होंने भारत के भाषा विज्ञान सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में गियर्सन को लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। रामचरितमानस को गियर्सन ने करोड़ों लोगों की बाइबल कहा। याद रखना, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के जनक कौन माने जाते हैं? जॉर्ज गियर्सन को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत में भाषाओं का सर्वेक्षण किया। आगे हम देखते हैं, जॉर्ज गियर्सन ने मैथिली भाषा के व्याकरण और साहित्यिक विशेषताओं पर भी काम किया। जॉर्ज गियर्सन ने जो है मैथिली भाषा के व्याकरण और साहित्यिक विशेषताओं पर भी काम किया। गियर्सन बनारस में नागरी प्रचारणी सभा के मानद सदस्य भी थे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वियना अधिवेशन में भारत की सभी भाषाओं के सर्वेक्षण की आवश्यकता का अनुभव किया। परिणाम स्वरूप भारतीय सरकार ने 1888 में गियर्सन की अध्यक्षता में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया। आगे हम देखते हैं, सन 1888 से इन्होंने इस कार्य के लिए सामग्री संकलित करना शुरू कर दिया था। 1902 में जॉर्ज गियर्सन नौकरी से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात 1903 में जब उन्होंने भारत छोड़ा, तब सर्वे के विभिन्न खंड क्रमशः प्रकाशित होने लगे। इसे ही गियर्सन का लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया कहा गया। वे इसे 1927 ईस्वी में समाप्त कर सके। आगे हम देखते हैं, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 21 भाग हैं। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के 21 भाग हैं और उनमें भारत की 179 भाषाओं और 544 बोलियों का विस्तार से वर्णन है। साथ ही भाषा विज्ञान और व्याकरण संबंधी नियम भी दिए गए हैं। इसमें 952 कवियों का वर्णन किया गया है। गियर्सन कृत लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया अपने ढंग का एक विशिष्ट ग्रंथ है। इस सर्वे में हमें संपूर्ण भारत का भाषाई मानचित्र मिलता है, जिसका सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अधिक महत्व है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, याद रखना। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यह आप याद रखेंगे, जॉर्ज गियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ही सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। जॉर्ज गियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। आगे हम देखते हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त के बारे में। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने गियर्सन की पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। यहाँ आप याद रखेंगे, जॉर्ज गियर्सन की पुस्तक थी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका जो है हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास नाम से हिंदी अनुवाद किया, क्योंकि ये पुस्तक अंग्रेजी भाषा में थी और इसका प्रकाशन जो है 1957 में हुआ। गियर्सन ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनको प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। आगे हम बात करें, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। 16वीं-17वीं शताब्दी के योग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना गियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। जॉर्ज गियर्सन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इन्होंने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना। सबसे पहले
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल मानने वाले लेखक जॉर्ज गियर्सन थे और यह इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी और हिंदी साहित्य के इतिहास को काल क्रमानुसार प्रस्तुत करती है। ये अपन ने पढ़ लिया। आगे हम बात करें, जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को इससे पृथक किया। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जॉर्ज गियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी, फारसी मिश्रित उर्दू को इससे पृथक किया, माने अलग किया। जॉर्ज गियर्सन ने बिहार में बोली जाने वाली भाषाओं को बिहारी नाम दिया और उन्होंने ही राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का भी पहली बार प्रयोग किया। ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखना। जॉर्ज गियर्सन ने बिहारी में बोली जाने वाली भाषाओं को बिहारी नाम दिया। इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है बिहारी में, और बिहारी भाषा का नामकरण जॉर्ज गियर्सन ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसके साथ साथ इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी पहली बार जॉर्ज गियर्सन ने किया। आगे हम देखते हैं। अब हम बात करें मिस्र बंधुओं की। मिस्र बंधुओं में 3 सहोदर भाई थे जिनका नाम हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। ग्रंथ ही नहीं, एक छंद तक की रचना भी तीनों भाई मिलकर करते थे। मिस्र बंधुओं में ये तीनों भाई के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। याद रखना, मिस्र बंधुओं में जो है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी शामिल हैं। मिस्र बंधु कात्यायन गोत्रीय कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और उनके पूर्वज हरदोई उत्तर प्रदेश से लखनऊ में आकर बसे थे। तीनों भाइयों ने हिंदी, संस्कृत और फारसी की शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। गणेश बिहारी लखनऊ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के उपाध्यक्ष रहे। श्याम बिहारी डिप्टी कलेक्टर जैसे प्रशासनिकीय पदों पर कार्यरत थे और सुखदेव बिहारी ने वकालत के साथ साथ मुंसिफ और दीवान के रूप में सेवा दी। मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। याद रखना, मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ लिखा। मिस्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। इसके पहले 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ। मिस्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन व्रत है। याद रखना, मिस्र बंधु विनोद में 4591 माने लगभग 5000 कवियों का जीवन व्रत सम्मिलित है। उनके इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिस्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनको 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मुख्यतः कालानुक्रमिक पद्धति और वृत्तांत पद्धति का प्रयोग किया है। तो मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ में कालानुक्रमिक पद्धति और वृत्तांत पद्धति का प्रयोग किया है। आगे हम बात करें, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति को अपनाया। उनकी रचना हिंदी नवरत्न में 9 प्रमुख कवियों तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी, भूषण, केशव, मतीराम, चंद्रवरदाई और हरिश्चंद्र का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया, जिन्हें बृहत्त्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी में वर्गीकृत किया गया है। यह दृष्टिकोण हिंदी साहित्य की आलोचना में नवीन था। आगे हम बात करें, मिस्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के काल विभाजन का समुचित प्रयास किया, जो बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वानों के लिए आधार बना। उनकी रचना में कवियों को ऐतिहासिक काल के अनुसार व्यवस्थित किया गया।
जिससे साहित्य के विकास को समझने में आसानी हुई। मिश्र बंधु विनोद में पारंपरिक काव्य सिद्धांतों के आधार पर कवियों की रचनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने कबीर और सूरदास जैसे कवियों को महात्मा का दर्जा देकर उनकी साहित्यिक महत्ता को रेखांकित किया। मिश्र बंधु की प्रमुख रचना है हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद। याद रखना, मिश्र बंधुओं की प्रमुख रचना कौन सी है? हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद। अब हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखा। चलिए इनके विषय में पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य के एक प्रमुख इतिहासकार, आलोचक और निबंधकार थे। वे हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक प्रणाली में संहिताबद्ध करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। याद रखना, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं इनका जन्म 1884 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना गांव में हुआ और है इतिहासकार, आलोचक और निबंधकार माने जाते हैं। और वे हिंदी साहित्य के इतिहास को वैज्ञानिक प्रणाली में संहिताबद्ध करने वाले पहले व्यक्ति माने जाते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। इसमें 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। आगे हम बात करें, आचार्य शुक्ल ने लिखा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह महत्वपूर्ण कोटेशन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए इसको पूरा पढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आगे हम देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया। याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालखंडों में विभाजित किया। सबसे पहला है आदिकाल माने वीर गाथा काल, संमत 10,050 से 1375। फिर हम बात करें पूर्व मध्य काल माने भक्ति काल, संमत 1375 से 1700। फिर आगे है उत्तर मध्य काल माने रीति काल, संमत 1700 से 1900। और इसके बाद है आधुनिक काल माने गद्य काल, संमत 1900 से अब तक। आगे हम बात करें, एडविन ग्रिप्स महोदय ने सन 1917 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से हिंदी साहित्य का एक संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ लिखा। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 5 विभाग किए। आप यहाँ ये याद रखेंगे कि ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर यह एडविन ग्रिप्स महोदय की पुस्तक है। इसे 1917 में अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। याद रखना, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रिप्स महोदय ने लिखी। सन 1920 ईस्वी में AFE ने अंग्रेजी भाषा में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से एक इतिहास ग्रंथ लिखा। याद रखना, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर AFE की पुस्तक है। यह इन्होंने 1920 में लिखी। देखो
ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये एडविन ग्रिप्स की पुस्तक है, और ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये FEK की पुस्तक है। आगे हम बात करें तज़किरा ईशुराए हिंदी 1848 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ मौलवी करमुद्दीन द्वारा लिखा गया। इसमें कुल कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के 62 कवि हैं। इस ग्रंथ के प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया। याद रखना, तज़किरा ईशुराए हिंदी यह मौलवी करमुद्दीन की पुस्तक है। तज़किरा ईशुराए हिंदी मौलवी करमुद्दीन की पुस्तक है। आगे हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हम बात करें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को दुबई का छपरा ओझल बलिया ग्राम बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथों की रचना की। इसमें सबसे पहले हम बात करें हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। याद रखना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल ये दोनों पुस्तकें 1952 में लिखी। आचार्य द्विवेदी ने अपने इतिहास में परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। अब हम बात करें रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1950 को हुआ। याद रखना, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1950 को हुआ। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक लिखी। याद रखना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन 1938 में हुआ। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि अर्थात संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संपूर्ण ग्रंथ का 7 प्रकरण में विभक्त किया है। मतलब जो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में रामकुमार वर्मा ने लिखा और इनका यह ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभक्त है। डॉक्टर वर्मा ने स्वयंभू को, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि हैं, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो है स्वयंभू, जो अपभ्रंश भाषा के पहले कवि थे, इनको ही हिंदी का पहला कवि मान लिया और इनका हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया। नागरी प्रचारणी सभा से हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में हमने चित्रों के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आप इसको फेयर भी कर सकते हैं। हिंदी से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। आगे भी आपको इस प्रकार की वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल जितेंद्र सर हिंदी साहित्य से। नमस्कार, बाय बाय।